हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का तनु क्लासेस 8 को में। तो आज हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करने वाले हैं ज्योग्राफी के चैप्टर 5 यानी प्राथमिक क्रिया का प्राइमरी एक्टिविटीज। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप इस चैप्टर का थ्योरी कंप्लीट नहीं किए हैं तो प्लीज पहले इसका थ्योरी को कंप्लीट करें, उसके बाद आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसका आप सही सही आंसर दे सकेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन हमको क्या करा। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि स्थानांतरित कृषि का भविष्य अच्छा नहीं है, विवेचना कीजिए। यानी स्थानांतरित कृषि के बारे में एक तरह से पूरा तरह से क्लियर करा चुका हूं। यानी स्थानांतरित कृषि क्या होता है एक तरह से थ्योरी में पूरा तरह से इसके बारे में बता चुका हूं। ठीक है, यानी स्थानांतरित कृषि का जो फ्यूचर वो अच्छा नहीं है। आपको पूछा जा रहा है कि कैसे अच्छा नहीं है, आपको विवेचना करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार की कृषि में बोए गए खेत बहुत छोटे होते हैं। यानी खेत का जो आकार होता है इस प्रकार की कृषि में, स्थानांतरित कृषि में खेत का आकार क्या होता है, बहुत छोटा होता है। एवं खेती जो होता है पुराने औजार से की जाती है, जैसे कि लकड़ी, कुदाल एवं फावड़े हो गया। ये सब क्या है, पुराना औजार है। इसी के द्वारा क्या की जाती है, खेती की जाती है स्थानांतरित कृषि में। कुछ समय के पश्चात यानी कुछ समय के बाद मिट्टी का उपजाऊपन यानी कार्य ये जो होता है यानी उर्वरक क्षमता समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। तब कृषक यानी किसान क्या करते हैं कि नए क्षेत्र में चल जाते हैं। नए क्षेत्र में जाकर के क्या करते हैं, वहां को जंगल को जला देते हैं, वन को जला देते हैं, फिर वहां की भूमि को एक तरह से कृषि के लिए तैयार करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की कृषि की सबसे बड़ी समस्या है कि भूमि की उर्वरक क्षमता यानी एक तरह से उपजाऊपन क्या हो जाता है, घट जाता है, कम ही हो जाता है, एक तरह से पूरा तरह से समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये जो समस्या है ये सबसे बड़ी समस्या है किसमें, स्थानांतरित कृषि में। तो इस प्रकार इस तरह के आधार पर हम कह सकते हैं कि स्थानांतरित कृषि का जो फ्यूचर है, जो भविष्य है वो अच्छा नहीं है। ठीक है, तो मेरा पहला क्वेश्चन डन हो गया। आगे बढ़ते दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपको कह रहा है कि बाजारीय सब्जी कृषि नगरीय क्षेत्रों के समीप ही क्यों की जाती है। यानी बाजारीय सब्जी कृषि जो है कृषि का एक प्रकार है, ये नगरीय क्षेत्रों के बगल में ही क्यों किया जाता है, समीप में ही क्यों किया जाता है। क्योंकि इस प्रकार की कृषि में आधुनिक मुद्रा मिलने वाली फसलें जैसे कि सब्जी एवं फल एवं पुष्प लगाए जाते हैं, जिनकी मांग नगरीय क्षेत्रों में ज्यादा होता है। जाहिर सी बात है, जिस क्षेत्र में ज्यादा जो चीज की मांग ज्यादा होगी तो उसी क्षेत्र के अगल बगल ही वो खेती की जाएगी। यानी बाजारीय सब्जी कृषि में किसका उत्पादन होता है, सब्जी का हो गया, फल हो गया एवं पुष्प हो गया। ये सारे चीज का मांग सबसे ज्यादा कहां होता है, सबसे ज्यादा डिमांड कहां होता है, नगर के क्षेत्र में होता है। तो इसलिए बाजारीय सब्जी कृषि किसके बगल में की जाती है, नगरीय क्षेत्रों के बगल में, नगरीय क्षेत्रों के समीप ही की जाती है। तो दूसरा क्वेश्चन भी मेरा डन हो गया। सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों को आंसर देते हुए जाना है। अगर आपका थ्योरी कंप्लीट नहीं है तो प्लीज थ्योरी को कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद थ्योरी कंप्लीट करने के बाद कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जिसका आपको एक तरह से आंसर नहीं आता हो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन कवर हुआ। ये क्वेश्चन हमको कह रहा है कि विस्तृत पैमाने पर डेयरी कृषि क्या होता है, ये भी एक तरह से थ्योरी में कंप्लीट करा चुका हूं। डेयरी कृषि में एक तरह से मत्स्य पालन और एक तरह से ये दूध उत्पादन यानी एक तरह से जो एक तरह से मिल्क डेयरी जो होता है उसका उत्पादन किया जाता है। ठीक है, विकास यातायात के साधनों एवं प्रतिशकों के विकास के बाद ही क्यों संभव हो सका। ठीक है, ये जो है विस्तृत पैमाने पर जो डेयरी कृषि है विकास यातायात के साधन यानी ट्रांसपोर्ट सिस्टम के माध्यम से और एवं प्रतिशकों के विकास के बाद ही संभव क्यों हो सका, क्यों पॉसिबल हो सका। देखिए, क्योंकि विकसित यातायात के साधन प्रतिशकों का उपयोग पौष्टिकीकरण की सुविधा के कारण विभिन्न डेयरी उत्पादों को अधिक समय तक रखा जा सकता है। देखिए, ये पौष्टिकीकरण एक प्रोसेस होता है। एक साइंटिस्ट ने एक प्रोसेस दी थी, पौष्टिकीकरण का प्रोसेस। एक तरह से इस प्रोसेस में क्या होता है कि कोई भी लिक्विड हो, चाहे वो दूध हो या फिर कोई भी लिक्विड हो खाने पीने का, तो वो लिक्विड को एक तरह से गर्म किया जाता है। गर्म करने के बाद उसमें जो बैक्टीरिया होता है, जो भी एक तरह से कीटाणु वगैरह होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, डीएक्टिव हो जाते हैं। इसके बाद उसको क्या किया जाता है, पैक किया जाता है। पैक करके फिर क्या किया जाता है कि नगरीय क्षेत्रों में बड़े बड़े बाजारों में बेचा जाता है, बड़े बड़े बाजारों में सप्लाई किया जाता है। तो ठीक है, तो विस्तृत पैमाने कृषि जो डेयरी कृषि है एक तरह से यातायात के साधन के कारण क्या हुआ, संभव हो सका। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन मेरा डन हो गया। आगे बढ़ते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि चलवासी पशुचारण क्या होता है और वाणिज्य पशुधन पालन क्या होता है। ये एक तरह से पूरा तरह से डिटेल में क्लियर करा चुका हूं, लेकिन यहाँ दोनों में आपको डिफरेंस से पूछ रहा है, अंतर कीजिए, यानी एक तरह से अंतर करने के लिए कह रहा है। तो चलवासी पशुचारण एक प्राचीन निर्वाह व्यवस्था है। निर्वाह एक तरह से जीवन निर्वाह व्यवस्था है जिसमें पशुचारक अपने भोजन, वस्त्र, शरण और औजार एवं यातायात के लिए किस पर निर्भर रहते थे, पशुओं पर ही निर्भर रहते थे। ठीक है, वे अपने पालतू पशुओं के साथ पानी एवं चारागाह की उपलब्धता एवं गुणवत्ता के अनुसार एक जगह से दूसरे जगह जाते रहते थे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होते रहते थे। चलवासी पशुचारण क्षेत्रों में कई प्रकार के पशु पाले जाते हैं। वो इसमें जो होता है कई प्रकार के पशु पाले जाते हैं, लेकिन इसमें जो होता है एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं। चलिए आगे पढ़ेंगे। उष्णकटिबंधीय अफ्रीका यानी उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में गाय हो गया, बैल हो गया, प्रमुख यह है पशु है, ये सब क्लियर करा चुका हूं। जबकि सहारा एवं एशिया के मरुस्थलों में
भेड़, बकरी एवं एक तरह ऊंट पाला जाता है। ठीक है, तिब्बत एवं एंडीज के पर्वतीय भागों में यव और लामा एवं आर्कटिक और उप उत्तरीय ध्रुवीय क्षेत्रों में रेंडियर पाला जाता है। ठीक है, ये एक तरह से प्रमुख एक तरह से पशु है। एक तरह से कौन कौन सा क्षेत्र में कौन कौन सा पशु प्रमुख है वो सारी चीज आपको एक तरह से डिराइव करके इसमें लिखना है पर चलवासी पशुचरण में। ठीक है, तो चलवासी पशुचारण की अपेक्षा वाणिज्य पशुधन पालन जो है वो एक तरह से अधिक व्यवस्थित और पूंजी प्रधान है। ये मतलब ये हुआ कि इसमें जो एक तरह से व्यवस्था होता है पशुओं को पालने का, तो व्यवस्था बहुत अच्छा होता है और एक तरह से पूंजी ज्यादा लगता है, ज्यादा पैसा खर्चा होता है किसमें, यानी एक तरह से वाणिज्य पशुधन पालन में। और वाणिज्य पशुधन पालन पश्चिमी प्रभाव से, यानी पश्चिमी कल्चर से, पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित है। ठीक है, और ये जो होता है एक फॉर्म भी अस्थायी होता है। इसके जो फॉर्म होते हैं वाणिज्य पशुधन पालन के फॉर्म अस्थायी होते हैं, लेकिन चलवासी पशुचारण के क्या होते हैं कि चलवासी पशुचारण के जो फॉर्म नहीं होते हैं वो चल फिर करके एक जगह से दूसरी जगह जाकर के एक तरह से पशु को एक तरह से चराते हैं। ठीक है, लेकिन वाणिज्य पशुधन पालन का क्या होता है, फॉर्म अस्थायी होता है, परमानेंटली होता है। ठीक है, यह फॉर्म विशाल क्षेत्र पर फैले होते हैं एवं संपूर्ण क्षेत्र को छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित कर दिया जाता है। बहुत सारा एक तरह से फॉर्म है। ठीक है, यह अस्थायी फॉर्म है। उसके बाद इसी फॉर्म को एक तरह से छोटे छोटे इकाई में विभाजित कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। इस प्रकार के एक तरह से इकाई में वर्ग में बांट दिया जाता है। तो एक तरह से इसमें जो होता है चराई को नियंत्रित करने के लिए इन्हें बाड़ लगाकर एक तरह से बाड़ लगाकर जो मेर लगाया जाता है चारों तरफ, एक तरह से बाड़ से घेर दिया जाता है, एक तरह से दूसरे से अलग कर दिया जाता है। इसमें जो होता है छोटे छोटे प्लेटफॉर्म होते हैं, छोटे छोटे एक तरह से इकाई में विभाजित किए जाते हैं इसके एक तरह से फॉर्म को, तो एक तरह से बाड़ लगा दिया जाता है। इसमें भी बाड़ लगा दिया जाएगा। इसमें एक तरह से बीच में क्या लगा दिया जाता है, बाड़ लगा दिया जाता है। कहने का मतलब ये कि यहाँ का जो पशु है ये पहला वाला प्लॉट में तो दूसरा क्षेत्र में नहीं जा सकता, दूसरा वाला जो पशु है दूसरा प्लॉट में दूसरा फॉर्म में वो तीसरा फॉर्म में नहीं जा सकता। एक तरह से बीच में वो लोग का क्या लगा दिया जाता है, पशु का बाड़ लगा दिया जाता है। जब चराई के कारण एक छोटे क्षेत्र के घास समाप्त हो जाता है तब पशुओं को दूसरे छोटे क्षेत्र में ले जाया जाता है। वाणिज्य पशुधन पालन में पशुओं की संख्या भी क्या होती है, चारागाह के वहन के क्षमता के अनुसार रखी जाती है। ये नहीं कि बहुत सारा पशु रख लिए। इसमें क्या होता है कि चलवासी पशुचारण में क्या होता है कि बहुत सारा पशु रखा जाता है और एक तरह से उसको क्षेत्र चलते चलते मतलब क्षेत्र में उसको एक तरह से चराया जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि वाणिज्य पशुधन पालन में पशु की जो संख्या वो लिमिटेड में होती है, वो एक तरह से सीमित में होती है, जितना उसका क्षमता होता है जिसका उसके मालिक का, जो एक तरह से उसमें पूंजी इन्वेस्ट करते हैं। और पूंजी इन्वेस्ट एक तरह से वाणिज्य पशुधन पालन जो क्या है पूंजी प्रधान एक तरह से कृषि है। ठीक है, यह एक विशिष्ट गतिविधि है जिसमें केवल एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि ये क्या होता है कि वाणिज्य पशुधन पालन में कितने प्रकार के पशु पाले जाते हैं, तो एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं। प्रमुख पशु जो है इसमें भेड़, बकरी, गाय, बैल एवं घोड़ा हो गया किसमें, वाणिज्य पशुधन पालन में। इनसे मांस, खालें, ऊन और वैज्ञानिक ढंग से प्राप्त कर विश्व के बाजारों में एक तरह से बेचा जाता है, निर्यात किया जाता है। कहने का मतलब ये कि वाणिज्य पशुधन पालन में पशु से जो भी दूध प्राप्त होते हैं, मांस प्राप्त होते हैं, खाल प्राप्त होते हैं, ऊन प्राप्त होते हैं, तो ये सब को एक तरह से वैज्ञानिक तरीके से संशोधित करके डब्बा में पैक करके विश्व के बाजारों में अलग अलग बाजारों में क्या किया जाता है, निर्यात किया जाता है, सप्लाई किया जाता है। तो ये क्या था, डिफरेंस था। किस किस में डिफरेंस था, चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुधन पालन में। चारों तो चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुधन पालन में अंतर हम लोग कर लिए, डिफरेंस कर लिए। चौथा क्वेश्चन मेरा डन हो गया। आगे बढ़ते हैं पांचवा क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन आपको कह रहा है कि रोपण कृषि की मुख्य विशेषता बतलाइए। रोपण कृषि क्या होता है ये भी मैं एक तरह से थ्योरी में क्लियर करा चुका हूं, पूरा तरह से क्लियर करा चुका हूं। इसका मुख्य विशेषता क्या क्या होता है, इसकी मुख्य विशेषता आप लोग को एक तरह से पूछा जा रहा है। ये जो होता है एवं भिन्न भिन्न देशों में उगाई जाने वाली कुछ प्रमुख रोपण फसलों के नाम भी बताइए। यानी एक तरह से नाम भी पूछा जा रहा है आपको, कहां कहां एक तरह से रोपण कृषि एक तरह से अपनाई जाती है। ये जो होता है इस प्रकार की कृषि, यानी इस कृषि की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें कृषि क्षेत्र का आकार बहुत विस्तृत होता है। यानी कृषि क्षेत्र का जो खेत होता है, खेत का जो साइज होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, विस्तृत होता है। इसमें अधिक पूंजी निवेश होता है। यानी इसमें जो रोपण कृषि में है, रोपण कृषि में ज्यादा पैसा लगता है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। उच्च प्रबंधन एवं तकनीकी आधार पर वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है कि वैज्ञानिक विधि से या फिर एक तरह से तकनीकी विधि से जो भी एक तरह से जो केमिकल से होते हैं, जो भी एक तरह से रासायनिक पदार्थ होते हैं, खाद्य होते हैं, सबका इस्तेमाल किया जाता है किसमें, रोपण कृषि में। और ये एक तरह से पूंजी भी ज्यादा लगता है इसमें। और ये जो होता है ये एक फसली कृषि है। कहने का मतलब ये है कि रोपण कृषि में जो होता है, रोपण कृषि में एक ही फसल का उत्पादन किया जाता है, जिसमें किसी एक फसल का उत्पादन पर ही संकेंद्रण किया जाता है। संकेंद्रण का मतलब एक तरह से ये होता है कि फोकस, यानी एक ही फसल का उत्पादन में फोकस किया जाता है। एक तरह से एक ही फसल का उत्पादन में क्या करते हैं कृषक लोग, एक तरह से किसान लोग फोकस करते हैं, ध्यान देते हैं। श्रमिक सस्ते मिल जाते हैं, यानी जो लेबर होते हैं इसमें रोपण कृषि में श्रमिक जो होते हैं लेबर होते हैं सस्ते मजदूरी में मिल जाते हैं। एवं यातायात विकसित होता है,
यानी जो एक तरह से खेत जो होता है, खेत का बड़ा साइज होता है, उसके बाद यातायात करने का मतलब ये हुआ कि खेत और बाजार जो बीच की खेत और बाजार के बीच जो एक तरह से रोड होते हैं, जो एक तरह से यातायात के साधन होते हैं वो विकसित होते हैं। ये नहीं कि रोड कहीं कटा हुआ, कहीं एक तरह से कहीं जुड़ा हुआ नहीं है, तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता। कहने का मतलब ये कि पूरा तरह से यातायात को जो एक तरह से ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो एक तरह से फिट रहता है, ठीक है। तो जिसके द्वारा बागान एवं बाजार सुचारू रूप से जुड़े हुए रहते हैं, यानी बागान और बाजार क्या होते हैं, सुचारू रूप से जुड़े हुए रहते हैं। इस पश्चिमी अफ्रीका में कॉफी हो गया, कोकोआ, भारत एवं श्रीलंका में चाय, मलेशिया में रबर एवं पश्चिमी द्वीप समूह में गन्ना और केले की रोपण कृषि की जाती है, उगाई जाती है। फिलीपींस में नारियल, गन्ने, इंडोनेशिया में गन्ना तथा ब्राजील में कॉफी आदि की रोपण फसल उगाई जाती है, ठीक है। ये एक तरह से प्रमुख क्षेत्र हो गया, यानी कहाँ रोपण कृषि किया जाता है, रोपण कृषि के अंतर्गत कौन कौन सा एक तरह से क्या क्या चीज उगाया जाता है यहाँ, क्योंकि क्वेश्चन ही आपको कह रहा था कि रोपण कृषि की विशेषता को बतलाइए, और ये जो होता है भिन्न भिन्न देशों में उगाई जाने वाली कुछ प्रमुख रोपण फसलों के नाम भी बताइए, ठीक है। तो रोपण कृषि के बारे में एक तरह से विशेषता बता दिए, उसके बाद कहाँ ये कृषि की जाती है उसके बारे में भी विशेषता बता दिए। तो इस तरह से पांचों क्वेश्चन मेरा डन हो गया। आगे बढ़ते छठा क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपको कह रहा है कि स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं, स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं, इसी को आदिकालीन निर्वाह कृषि भी कहते हैं, इसी को मलेशिया में एक नाम कहा जाता था, इसको लदांग कहा जाता है, ठीक है। और अमेरिका हो गया, मैक्सिको में इसको क्या कहा जाता है, ये इसको मिल्पा कहा जाता है, ठीक। और इसको जो एक तरह से उत्तरी भारत में क्षेत्र में क्या कहा जाता है, झूमी की खेती कहा जाता है, इसी को क्या कहते हैं, कीर्तन एवं दहन का कृषि कहते हैं। सारा चीज क्लियर करा चुका हूं थ्योरी में। अगर आप एक तरह से थ्योरी वाला वीडियो देखिएगा ना तो एक तरह से आपको इंटरेस्ट ही आ जाएगा स्थानांतरित कृषि के बारे में, ठीक है। तो यहाँ आपको शॉर्ट में पूछा जा रहा है कि स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं, यानी कृषि के सबसे आदिम स्वरूप को क्या कहते हैं, स्थानांतरित कृषि कहते हैं। स्थानांतरित कृषि में क्या करते थे कि आदिम जाति के लोग जो जंगल में रहते थे ना, वो लोग क्या करते थे कि जंगल को जला देते थे, उसी पर खेती करते थे, इसी पर एक तरह से इसी को क्या कहते हैं, स्थानांतरित कृषि कहते हैं। अब सातवां क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि रोपण कृषि का मुख्य उद्देश्य क्या था, यानी रोपण कृषि जो था सबसे पहले जो अपनाया गया था, तो इसका मुख्य मकसद, मुख्य पर्पस जो था वो क्या था। तो रोपण कृषि का मुख्य उद्देश्य निर्यात और व्यापार द्वारा धन अर्जित करना, यानी निर्यात करके, जैसे कि कोई भी उत्पादन किया जाता है, कोई भी फसल का उत्पादन किया जाता है, उसको बेच करके, सप्लाई करके, एक तरह से व्यापारिक करके उसको बेच करके उससे धन अर्जित करना, यानी रुपया पैसा कमाना है, इसका मुख्य मकसद था किसका, रोपण कृषि का। तो ये क्वेश्चन डर हो गया। आगे बढ़ते आठवां क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि कृषि उत्पादन में किस कारण वृद्धि हुई, यानी कृषि का उत्पादन में किस कारण वृद्धि हुई, क्यों वृद्धि हुई, क्योंकि कृषि उत्पादन में वृद्धि पौधों के वितरण तथा कृषि औद्योगिकरण से हुई, यानी एक तरह से कृषि में औद्योगिकरण लाया गया, तरह तरह के मशीनीकरण का एक तरह से यूज किया गया, तरह तरह के केमिकल्स का खाद्य का यूज किया गया, जिसके कारण कृषि उत्पादन में क्या हो गया, वृद्धि हो गया, बढ़ोतरी हो गया, ग्रोथ हो गया, ठीक है। तो आगे वाला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि फसल के उत्पादन पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है, यानी फसल का जो उत्पादन किया जाता है, एक तरह से क्रॉप का जो प्रोडक्शन किया जाता है, प्रोडक्शन जो किया जाता है, तो उसमें जो होता है तापमान यानी टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तापमान फसलों के वितरण को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण नियंत्रक यानी कंट्रोलर है, यानी जो एक तरह से कंट्रोल करके रखता है किसको, फसल के उत्पादन को, कौन, तापमान, ठीक है। यानी नियंत्रक यानी कंट्रोलर है, कंट्रोलर, क्योंकि उपयुक्त तापमान के दशाएं बीजों के अंकुरण तथा पौधों की सफलतापूर्वक वृद्धि हेतु आवश्यकता होती है। तापमान की आवश्यकता के आधार पर फसलों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, यानी एक तरह से दो वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला वर्ग उष्ण कटिबंधीय उच्च तापमान वाली फसलें, दूसरा जो वर्ग है उप उष्ण एवं शीतोष्ण क्षेत्रों के निम्न तापमान वाली फसलें। ये दो क्षेत्र हो गया, एक तरह से तापमान के आधार पर एक तरह से दो क्षेत्र में बांटा जा सकता है किसी भी एक तरह से फसल को, ठीक है। तो ये मेरा कितना क्वेश्चन था, 9 नंबर क्वेश्चन था। आगे आपको बताया जा रहा है कि उष्ण कटिबंधीय फसलें जो उच्च तापमान की दशाओं में विस्तृत होने वाली फसलें, जैसे कि 31 डिग्री से 37 डिग्री सेल्सियस तक ये फसलें शून्य तापमान से नीचे तथा पाला पड़ने पर नष्ट हो जाता है। जैसे कि गेहूं की खेती हो गया, गेहूं का खेती जो होता है एक तरह से जो होता है इस ठंडी का मौसम में किया जाता है, अगर ज्यादा अगर ठंडा पड़ गया, ज्यादा अगर बर्फ पड़ गया तो वो क्या हो जाता है कि नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। उनमें से कुछ शीत से इतने अधिक प्रभावित हो जाता है, इतना इफेक्ट हो जाता है कि वे 10 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर ही नष्ट हो जाता है। यानी जो छोटे छोटे पौधे होते हैं एक तरह से शीत मौसम में क्या होता है कि छोटे छोटे पौधे अगर 10 डिग्री सेल्सियस अगर तापमान भी सहन नहीं कर पाता है उस तरह से नष्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से 9 नंबर क्वेश्चन मेरा एक तरह से डन हो गया। क्वेश्चन आपका था कि फसल उत्पादन पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है, तो तापमान का जो प्रभाव पड़ता है उसको लिख दिए। उसके बाद जो तापमान के प्रभाव के यानी तापमान के अनुसार हम लोग एक तरह से कृषि को एक तरह से फसल को दो भाग में बांट सकते हैं, उष्ण कटिबंधीय उच्च तापमान वाली
फसलें और उप उष्ण एवं शीतोष्ण क्षेत्रों के निम्न तापमान वाली फसलें। तो आगे बढ़ते हैं 10वां क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपको कह रहा है कि कौन से कारक फसल विशेष के लिए सामान्य सीमाएं निर्धारित करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। तो आपको आंसर इस प्रकार देना है कि जलवायु हो गया, मिट्टी तथा उच्चावच हो गया, ऐसे कारक जो है मिल करके क्या करते हैं, फसल विशेष के लिए सामान्य सीमाएं क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं। यानी एक तरह से ये लोग निर्धारित करते हैं ये कि एक तरह से फसल उत्पादन होगा, कैसा उत्पादन होगा, नहीं होगा। तो जलवायु एक तरह से निर्धारित करते हैं, एक तरह से निर्धारण की यानी एक तरह से अहम भूमिका निभाते हैं। ठीक है, यानी फसल का जो एक तरह से कैसे इफेक्ट करना, अगर जलवायु में अगर परिवर्तन आ गया, अगर बारिश खूब हो रहा है तो एक तरह से फसल को नष्ट भी कर सकता है, इसको एक तरह से उसको एक तरह से हेल्प भी कर सकता है उत्पादन में। ठीक है, तो ये एक तरह से क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं सामान्य, एक तरह से सामान्य सीमाएं जो होते हैं, लिमिटेशन जो होते हैं वो निर्धारित करते हैं, फिक्स करते हैं। तो क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन है आपका कि क्वेश्चन ये है कि विकासशील देशों में कितने प्रतिशत लोगों का जो व्यवसाय कृषि है। यानी विकासशील देश किसको कहते हैं, जो देश विकास कर रहा है। विकसित देश किसको कहते हैं, जो विकास कर लिया है। अविकसित देश किसको कहते हैं, जो विकास नहीं किया है। तो विकासशील देश जैसे कि भारत हो गया, हमारा प्यारा देश भारत जो है क्या है, विकासशील देश है, क्योंकि हमारा प्यारा देश अभी जो भारत है वो विकास के रास्ते पर है, यानी विकास कर रहा है। ठीक है, तो विकासशील देशों में कितने प्रतिशत लोगों का व्यवसाय जो है कृषि है। तो लगभग 65%, कितना प्रतिशत, लगभग 65% अधिक लोगों का जो व्यवसाय है वो क्या है, कृषि है। अपने ही देश में देख लीजिए कृषि क्या है, हमारा देश क्या है, कृषि प्रधान देश है, भारत क्या है, कृषि प्रधान देश है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ के जो एक तरह से लोग हैं ज्यादातर किससे जुड़े हुए हैं, कृषि व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। तो आगे आपका क्वेश्चन है कि पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं, यानी कृषि में जो एक तरह से पोषक तत्व इस्तेमाल किए जाते हैं उत्पादन के लिए कितने प्रकार के होते हैं, तथा पोषक तत्वों का तीव्र पुनर्स्थापन किस प्रकार किया जाता है। तो क्वेश्चन आपका इसी प्रकार है, लेकिन देखिए इसमें जो होते हैं प्रमुख तत्व जो होते हैं 6 ही प्रकार के होते हैं। कितने प्रमुख तत्व, ठीक है, पोषक के कितने तत्व होते हैं और पोषक तत्वों का तीव्र पुनर्स्थापन किस प्रकार किया जाता है। तो प्रमुख पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। ठीक है, नाइट्रोजन एन, फास्फोरस भी, पोटेशियम के, कैल्शियम Ca, मैग्नीशियम Mg तथा सल्फर S। ठीक है, इसके अतिरिक्त लोहा यानी Fe तथा अल्प मात्रा में बोरोन यानी B, आयोडीन यानी I जैसे तत्वों की भी एक तरह से पौधों की अल्प मात्रा में आवश्यकता पड़ती है, यानी पौधों को क्या पड़ती है, अल्प मात्रा में आवश्यकता पड़ती है, जरूरत पड़ती है। किसके अलावा ये 6 के अलावा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर के अलावा लोहा और एक तरह से बोरोन, आयोडीन जो है इसकी भी एक तरह से जरूरत पड़ती है पौधों को अल्प मात्रा में, यानी थोड़े बहुत मात्रा में आवश्यकता पड़ती है। विभिन्न प्रकार की मिट्टी में पोषण क्षमता अत्यधिक एक तरह से भिन्न होती है। अलग अलग मिट्टी का प्रकार हो गया तो पोषण जो क्षमता है एक तरह से जो एक तरह से उर्वरक क्षमता है, तो उसमें भी क्या होता है कि भिन्नता होती है, अलग अलग एक तरह से भिन्नता पाई जाती है उर्वरक क्षमता में। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में उच्च वर्षा के कारण यानी ज्यादा वर्षा के कारण पोषक तत्व सरलता पूर्वक घुल कर बह जाते हैं। जैसे कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में क्या होता है, ज्यादा वर्षा होने के कारण जो पोषक तत्व होते हैं वो एक तरह से बारिश के पानी में घुल जाते हैं, उसके बाद नदी बह करके कहाँ चल जाते हैं, नदी में चल जाते हैं, तो एक तरह से घुल करके क्या हो जाते हैं, बह जाते हैं। शीतोष्ण प्रदेशों में मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है, यानी शीतोष्ण जो प्रदेश होते हैं उसमें जो होते हैं मिट्टी में जो क्या होती है वहां की पोषक तत्व की जो मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि वहां जो खेती होती है, उत्पादन होती है, वह सबसे ज्यादा होती है। पौधों तथा पशु जैविकों के विघटन से मिट्टी में पोषक तत्वों का प्राकृतिक पुनर्स्थापन होता है। ठीक है, यानी प्राकृतिक पुनर्स्थापन होता है किससे, यानी पौधों तथा पशु जैविकों का विघटन से। ठीक है, तो आगे आपको बताया जा रहा है कि यह लेकिन यह धीमी प्रक्रिया है। पोषक तत्वों के तीव्र पुनर्स्थापन के लिए मिट्टी में रासायनिक उर्वरकों मुख्यतः नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम को मिलाया जाता है। ठीक है, यानी मिट्टी में जो एक तरह से जो है पुनर्स्थापन के लिए यानी पुनर्स्थापन यानी पोषण तत्वों की तीव्र पुनर्स्थापन। इसका पोषण ये वाला लाइन समझिए, यानी तीव्र पुनर्स्थापन का मतलब ये हुआ अगर पोषक तत्व अगर कम पड़ गए यानी मिट्टी का पोषक तत्व अगर घट गया तो तीव्र यानी जल्दी से एक तरह से शीघ्र यानी सुन यानी जल्दी से पुनर्स्थापन दोबारा स्थापित करो, यानी दोबारा उसको एक तरह से लाओ, वो एक तरह से गुण उर्वरक क्षमता को वो उपजाऊपन को दोबारा लाओ, उसी को क्या कहते हैं पुनर्स्थापन यानी दोबारा स्थापित करना, यानी पोषक तत्वों को दोबारा मिट्टी में डालना ही क्या कहलाता है, तीव्र पुनर्स्थापन यानी जल्दी से डालना। ठीक है, पोषक तत्वों की पुनर्स्थापन के लिए मिट्टी में रासायनिक उर्वरक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम को मिला दिया जाता है। तो क्वेश्चन था आपका कि पोषक तत्वों के कितने प्रकार होते हैं, पोषक तत्वों का तीव्र पुनर्स्थापन किस प्रकार किया जाता है। तो तीव्र पुनर्स्थापन किस प्रकार किया जाता है, खाद वगैरह रासायनिक इस तरह से कीट वगैरह का इस्तेमाल करके क्या किया जाता है, पोषक तत्वों का पुनर्स्थापन किया जाता है। तीव्र पुनर्स्थापन यानी दोबारा एक तरह से पुनः उसको स्थापित किया जाता है कि पोषक तत्व कम ना पड़े मिट्टी का, जिसके कारण उत्पादन में कोई कमी हो। तो आगे बढ़ते हैं 13वां नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपको कह रहा है कि सर्वप्रथम मनुष्य ने कब
कब खेती करना प्रारंभ किया, लगभग 12,000 वर्ष पूर्व। ये कोई फिक्स नहीं है, लगभग मैक्स एक तरह से अप्रोक्सीमेट लिया जा रहा है, लगभग आपको कहा जा रहा है, ये रेट जो है ये फिक्स नहीं है, तो लगभग आपको आंसर क्या देना है, लगभग 12,000 वर्ष पूर्व क्या हुआ था, एक तरह से मनुष्य ने कृषि करना यानी खेती करना शुरू कर दिया था, प्रारंभ कर दिया था। आगे आपका क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम एशिया तथा पूर्वी भूमध्य प्रदेश किस कारण महत्वपूर्ण है, यानी दक्षिण पश्चिम एशिया तथा पूर्वी भूमध्य सागरीय प्रदेश किस प्रकार महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है, तो बहुत सारे खेती किए जाते हैं ये सब क्षेत्र में, जिसके कारण महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं किस किस का खेती किया जाता है, गेहूं, जौ, तिल, मटर, अंजीर, जैतून, खजूर, लहसुन, बादाम, ये सब का खेती किया जाता है, जिसके कारण दक्षिण पश्चिम एशिया तथा पूर्व भूमध्य सागरीय प्रदेश क्या है, महत्वपूर्ण है, काफी खास है। इसके अलावा गाय हो गया, बैल हो गया, भेड़ हो गया, और ये सब का क्या किया जाता है, एक तरह से पशुपालन किया जाता है, यानी एक तरह से पाला जाता है ये सबको, जिसके कारण ये सब क्षेत्र जो है दक्षिण पश्चिम एशिया तथा पूर्व भूमध्य सागरीय प्रदेश क्या है, प्रमुख एक तरह से फेमस है, एक तरह से महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो 14 नंबर क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपको कह रहा है कि वाणिज्य डेयरी यानी वाणिज्य डेयरी कृषि के कितने प्रमुख क्षेत्र होते हैं, वाणिज्य डेयरी कृषि के 3 प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, ये भी थ्योरी में क्लियर करा चुका हूं। 3 प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, उत्तरी पश्चिमी यूरोप हो गया, कनाडा एवं न्यूजीलैंड, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया तथा तस्मानिया, ये क्या है 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। वाणिज्य डेयरी कृषि के कितने क्षेत्र, 3 प्रमुख क्षेत्र, उत्तरी पश्चिमी यूरोप, कनाडा और न्यूजीलैंड, कनाडा एवं न्यूजीलैंड, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया एवं तस्मानिया जो है वाणिज्य डेयरी कृषि के 3 प्रमुख क्षेत्र है। ठीक है, तो टोटल कितना क्वेश्चन पढ़े हम लोग, 15 क्वेश्चन कवर किए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग को एक तरह से थ्योरी कंप्लीट है तो उन लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, वो एक तरह से सही से आंसर दे सकेंगे। ठीक है, तो किस प्रकार आंसर दिया जाता है तो वो आप तो देख लिए। ठीक है, तो इसी प्रकार आप लोग को एक तरह से याद रखना है कि किस प्रकार एक तरह से आंसर देने का जो एक तरह से तरीका होता है कैसा होता है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन अगर 5 नंबर का पूछ दिया जाए तो क्वेश्चन का एक तरह से मार्क्स का वेट क्या है, बहुत ज्यादा है, यानी मार्क्स भी आपको ज्यादा दिया जा रहा है, तो आपको वहाँ कंजूसी नहीं करना, आपको एक तरह से मेजरनेस नहीं दिखाना, तो आपको वहाँ एक तरह से ज्यादा शब्दों में एक तरह से आंसर देने की कोशिश करना। ज्यादा से ज्यादा शब्दों में आंसर देने का मतलब ये हुआ कि जो फिट शब्द हैं, जो एक तरह से जो उसके अनुसार, यानी कोई भी क्वेश्चन आपको कह दिया जाए तो उस क्वेश्चन के अनुसार जो फिट शब्द हैं, जो फिट सेंटेंस हैं, उसी को लिखना है। ये नहीं कि मन की बात को लिखना शुरू कर दिए, मन की बात को लिख करके पूरा तरह से जो शब्द हैं उसका लिमिटेशन को पूरा कर दिया, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, तो भूगोल के जो 5वां चैप्टर है प्राथमिक क्रियाएं, तो उसके कितना क्वेश्चन कवर किए, 15 क्वेश्चन कवर किए। अगला वीडियो में एक तरह से भी आगे भी एक तरह से सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और 2 वीडियो में शायद इसका पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर कर लिया जाएगा। तो इसी तरह बने रहिए, और प्लीज चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको पूरी तरह से तैयारी कराई जाती है। ठीक है, अगर वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दिए, क्योंकि वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगती है। तो अपने दोस्तों में एक बार भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि अगर उनको भी पता चलेगा तो उनका भी एक तरह से तैयारी बेहतर होगा। तो रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।